So in this A part, first we are discussing क्लोरीनेशन. सो एनसीईआरटी ने मीथेन का एग्जाम्पल लिया है, तो पहला एग्जाम्पल हम मीथेन का ही ले लेते हैं. नहीं तो ठीक है. हम्म, ठीक है, पहला एग्जाम्पल मीथेन का ही ले लेते हैं. बहुत सिंपल हो गया. मीथेन का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ. ठीक है, और हमने सनलाइट फेंक दिया है. तो अभी कैसे रिएक्शन होगा वो ज़रा देखना है, तो पहले हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे. ठीक है, गो फॉर इट्स मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप आता है. ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं. सो पहला स्टेप, 3 स्टेप में रिएक्शन होगा. सो मैकेनिज्म इज डिवाइडेड इन 3 स्टेप्स. एनसीईआरटी जैसे लिख रही है उस तरीके से लिखेंगे. चेन इनिशिएशन. हाँ, तो अब क्या होता है कि अगर हमारे पास अल्केन है, तो अभी तो मैं ऐसे मीथेन ले लिया, लेकिन अगर मीथेन से बड़ा अल्केन होगा तो कौन से बॉन्ड्स होंगे अल्केन के पास? कार्बन कार्बन, नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन. ठीक है, और क्लोरीन लिया है तो सी एल बॉन्ड होगा. ठीक है, तो अब जब सनलाइट गिरेगी तो सनलाइट के में फोटॉन्स हैं, एच म्यू एनर्जी वाले. तो फोटॉन्स कैसे बॉन्ड तोड़ेंगे? ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, देखो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. अगर हम एनर्जी वापस दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है, उस तरीके से. तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है: कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने का, कार्बन हाइड्रोजन तोड़ने का, और सी एल बॉन्ड तोड़ने का. तो सबसे वीक इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? नहीं, सी एल बॉन्ड होता है. कौन सा? सी एल बॉन्ड. तो इसीलिए सबसे पहले बॉन्ड, ये जो रिएक्शन स्टार्ट होगा, किसके टूटने से स्टार्ट होगा? सी एल बॉन्ड के. तो यहाँ पर हमारे पास सी एल बॉन्ड है, और यहाँ से आया हमारा सनलाइट. हाँ, एच मी वाले फोटॉन्स आए, यहाँ पर गिरे और ये बॉन्ड टूट गया. तो सनलाइट की वजह से टूटेगा तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा यहाँ पर. दोनों सी एल अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गए. सो विल गेट 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाएंगे. सो विल गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल. ठीक है, सो दिस इज चेन इनिशिएशन रेडिकल. ठीक है, तो अब ये क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल हैं वो हमारे अल्केन पे अटैक करेंगे. सो दैट विल लीड टू स्टेप 2, चेन प्रोपोगेशन. चेन का मतलब है दिस इज अ चेन रिएक्शन, एक के बाद एक रिएक्शन होता जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी चेन प्रोपोगेशन. तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा? यहाँ पे सी एल का फ्री रेडिकल है, और यहाँ हमारा सी एच है, सी एच फोर है. सी एच फोर के पास सी एच बॉन्ड है, तो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, और यहाँ पर इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, और बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ देगा. तो होमोलिटिकली तोड़ेगा तो कैसे तोड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन एच के पास और एक इलेक्ट्रॉन सी के पास. तो क्या बनेगा? सी एच थ्री का रेडिकल बन जाएगा, और बन जाएगा क्या? एच सी एल बन जाएगा. ठीक है, इस तरीके से. ओके. अच्छा, तो ये सी एच थ्री का जो फ्री रेडिकल है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हेयर? एस पी. ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को. sp2 होगा. फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में लिखवाया था मैंने आपको कि जब भी मिथाइल इथाइल का फ्री रेडिकल बनाना है, कार्बन में फ्री रेडिकल आएगा अभी, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं लेना है, उसको किस में लेना है? पी ऑर्बिटल लेना है. सो इसका शेप क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर है. क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर. सो सी एच थ्री का किसी ने शेप पूछा ना अभी, तो आपको ऐसे बताना है. सी एच एच और एच ट्रायंगुलर प्लेनर है, और एक पी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इस तरीके से. ठीक है, सो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है. अच्छा, अब ये जो सी एच थ्री का फ्री रेडिकल है, ये एक और Cl2 पे अटैक करता है, ऐसे. यहाँ से बॉन्ड अटैक करेगा और बॉन्ड को तोड़ देगा होमोलिटिकली. सो विल गेट CH3Cl
और फिर से जनरेट हो जाएगा क्या, सी एल का रेडिकल। ठीक है, तो इसका चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अभी सी एस सी एल बन गया और फिर से सी एल का फ्री रेडिकल बन गया, तो अभी सी एल का फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर से एच खींचेगा, फिर से सी एस सी का फ्री रेडिकल बनेगा, और ये चेन बार बार चलती रहेगी। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस स्टेप इज नोन एज चेन प्रोपोगेशन। ओके, आई विल सी स्टेप 3। चेन टर्मिनेशन, तो ऐसे तो कभी रिएक्शन रुकेगा ही नहीं, लेकिन कुछ स्टेप्स रिएक्शन में हो रहे होंगे जिनके कारण चीज़ें रुक भी रही होंगी, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, देखिए ये स्टेप होता रहेगा तो रिएक्शन चलता रहेगा आगे। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है इसमें, एक ऐसा हो सकता है सी एस थ्री का फ्री रेडिकल हो और वो सी एल का फ्री रेडिकल जो ऑलरेडी फ्री रेडिकल बना हुआ है क्लोरीन का, उससे टकरा जाए, तो फिर से क्या बनेगा, सी एस सी एल। लेकिन इस स्टेप से रिएक्शन और आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस स्टेप में क्या हो गया, दोनों कंप्लीट हो गए। इसमें क्या हुआ, सी एस सी एल बना लेकिन सीला फेल, तो फिर से ये जाएगा अटैक करेगा और रिएक्शन चलता रहेगा। ठीक है ना, सो दिस फ्री रेडिकल इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आप समझे ना, अल्केन रिएक्शन नहीं कर रहा था, हमने कैसे रिएक्शन करा दिया अल्केन पे, सनलाइट में फ्री रेडिकल बना कर, ये फ्री रेडिकल सर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो जनरेट किया, तो अब रिएक्शन में हलचल होने लगी और रिएक्शन होने लगा। ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था इसमें। अच्छा, और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि Cl का फ्री रेडिकल घूम रहा हो और एक और Cl के फ्री रेडिकल से ही टकरा जाए, तो क्या बन जाएगा, Cl2। सो इफ दिस स्टेप टेक्स प्लेस देन दिस ऑल्सो लीड्स टू स्टेप चेन टर्मिनेशन, ये जो चेन रिएक्शन चल रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, और क्या हो सकता है, CH3 का फ्री रेडिकल एक और CH3 के फ्री रेडिकल से टकरा जाए, सो विल गेट ईथेन। ठीक है, लेकिन ये स्टेप होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्यों कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के होने के चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि एक बार Cl का फ्री रेडिकल बनेगा तो उसको CH3 का फ्री रेडिकल मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादा तो CH4 ही घूम रहा है, समझ गए, तो इससे टकराने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। CH3 का फ्री रेडिकल अगर बन गया तो CH3 का फ्री रेडिकल को Cl2 से टकराएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है कि वो Cl के फ्री रेडिकल है उससे टकराए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा है ही नहीं रिएक्शन में, आप समझ गए। इसलिए मेन रिएक्शन में आ रहा है, वो चेन टर्मिनेशन में आ रहा है, अगर वो भी हो रहा होगा, थोड़ा बहुत हो रहा होगा, तो वो होने से चेन रुक रही है एक तरीके से, है ना, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन। ठीक है, डन। सो ये हमारे 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। ओके, डन। नोट, इफ Cl2 इज इन एक्सेस, अगर हमारा Cl2 एक्सेस में है, देन देर कैन बी multiple substitution, then there can be multiple substitution. Suppose we get Cl free radical and we have CH2Cl, तो CH2Cl से भी खींच सकता है, क्योंकि सारे CH4 खत्म हो चुके हैं, और क्लोरीन किस में है, एक्सेस में, तो CH4 सारे CH3Cl में बन गए, लेकिन अभी भी क्लोरीन घूम रहा है, तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल घूम रहे हैं, तो वो CH3Cl का भी H खींच सकता है, सो व्हाट विल गेट, का फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, एक और Cl2 पे अटैक कर सकता है, लाइक दिस, फिर मतलब ऐसे ही मल्टीपल 2 हो गए, ऐसे ही 3 भी हो सकते हैं, ऐसे ही 4 भी हो सकते हैं, अगर क्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लिया तो 4 भी हो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये CH2Cl का फ्री रेडिकल है, ये भी आपस में जुड़ सकता है। सो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्रोडक्ट्स इसमें पॉसिबल है,
समझ गए? सो देर कैन बी मेनी प्रोडक्ट्स विच कैन बी पॉसिबल इन दिस रिएक्शन, ठीक है? तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया, आप अपने हिसाब से समझ लेना। अच्छा, ये प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? विल दिस प्रोडक्ट भी पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। कैसे नहीं पॉसिबल है? अरे अभी ये CH2Cl2 बना, ठीक है? अब क्या हो सकता है, एक और एच जाएगा तो फिर से Cl आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाए। फिर एक और एच जाएगा तो क्या बनेगा? फिर ऐसा हो सकता है कि ये अपने जैसे वाले से जुड़ जाए, या फिर हो सकता है एक और Cl2 पे अटैक करके एक और Cl ले ले, CCl4 ही बन सकता है। कहाँ हाइड्रोजन का फ्री, हाइड्रोजन कहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है? कहाँ पे, यहाँ? अरे यहाँ तो ये खींचता है ना, Cl का फ्री रेडिकल खींच रहा है ना, HCl बन रहा है ना उससे। ठीक है, सो मतलब आपको लॉजिक समझ में आ गया? तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें पॉसिबल, ठीक है? सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। ठीक है, क्या जैसे CHCl3, CCl4, ठीक है, इस तरीके से CH2Cl2, ये सॉरी CH Cl2 CH Cl2 एक्सेट्रा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अच्छा, सेकंड, अगर CH4 एक्सेस में होगा, CH4 अगर एक्सेस में होगा, सो व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट? CH3Cl। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अटैक अटैक करके क्लोरीन खत्म हो जाएगा। ये क्लोरीन क्या है, कम क्वांटिटी में है, और CH4 क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो खत्म हो जाएगा। तो CH3Cl के बाद फर्दर क्लोरीन है ही नहीं रिएक्ट करने को, है ना? सो देर वोंट बी मल्टीपल सब्सटीट्यूशन। इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस, देन व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट? CCl4। अगर क्लोरीन बहुत ज़्यादा है तो बार बार सब्स्टिट्यूशन होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगा ये? CCl4 विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं इसमें। तो ये तो आई थिंक इतना एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, ठीक है? जो मैंने डिस्कस किया, एनसीईआरटी सेंटर्ड सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं इसमें, ठीक है? तो इतना सबको अच्छे से पता होना चाहिए। ना सेकेंड, 1:1। हाँ, सो कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री? 3 डिग्री।
तो 3 डिग्री के हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा है, क्योंकि इस मैकेनिज्म का रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है? फ्री रेडिकल। अभी जैसे एग्जांपल देखते हैं। यही मेन रिएक्शन है, इसके बाद तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, बाकी इसी में टाइम लगेगा अपना। ओके, सपोज ये अपना रिएक्शन हो रहा है। सो इसमें कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? ओके, मैकेनिज्म कैसे होगा? सनलाइट आएगा, Cl2 टूटेगा, विल गेट Cl फ्री रेडिकल। अच्छा, तो Cl का फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन खींच सकता है हमें? डिफरेंट प्लेसेस। वन, ये दोनों सेम ही है। तीन, चार, ये चार जगह से खींच सकता है। अच्छा, तो बताओ जब खींचेगा। ओके, तो Cl का फ्री रेडिकल मान लो जनरेट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ से। मान लो Cl का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, और अब इसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, तो वो इधर से भी एच खींच करके फ्री रेडिकल बना रहा है, इधर से भी बना रहा है, इधर से भी बना रहा है, इधर से भी बना रहा है। ठीक है, तो किधर से हाइड्रोजन खींचने का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसको हाइड्रोजन खींचने से कौन सा फ्री रेडिकल बनता है? 3 डिग्री बनता है ना? या बिकॉज ये जो रिएक्शन लिखा हमने, इसमें ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, समझ गए? ये हमारा स्लो स्टेप है, ये हमारा स्लो स्टेप है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा ये CH3 का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन इट स्टेबिलिटी, है ना, ज़्यादा चीज़ बनेगा। अच्छा, इसीलिए हमने क्या लिखा है? 3 डिग्री हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करने का रेट कितना है भाई? मतलब सारे प्रोसेस साइमल्टेनियस चल रहे हैं, यहाँ से भी खींच सकता है, यहाँ से भी खींच सकता है, कुछ में यहाँ से खींच रहा है, कुछ में यहाँ से खींच रहा है, लेकिन यहाँ वाले का खींचने का स्पीड क्या है? ज़्यादा है। सो इफ़ वी हैव, सपोज इफ़ वी हैव 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो 100 मॉलिक्यूल है, तो उसमें से 50 मॉलिक्यूल, 50 हाइड्रोजन ये खींचेगा 3 डिग्री वाला, तो उसी हिसाब से 38 ये वाला हाइड्रोजन खींचने का टेंडेंसी हो जाएगा, कौन सा? 2 डिग्री वाले का, सॉरी 2 डिग्री। और फिर 1 डिग्री वाले का कितना स्पीड है? 10 का स्पीड हो जाएगा, समझ गए ना? तो यहाँ पे मैं परसेंटेज निकालना सिखा देता हूँ आपको। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, पहला पूछेगा कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, दूसरा पूछेगा।
वो वाला रूम स्टडी रूम बन गया क्या, सेल्फ स्टडी? वो जो ऊपर से बच्चे। ठीक है, डन। ओके। ना फिफ्थ। प्रिडिक्टिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं इस पे। डाई का भी आ सकता है, ट्राई सब्स्टिट्यूट का भी आ सकता है, बट इन जनरल मोनो का ही आता है, तो मोनो वाला सीख लो, बाकी आप फिर बना ही लोगे। मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स। अच्छा। टेक फ्यू एग्जांपल्स इन दिस। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। वी नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीपल सब्स्टिट्यूट, मोनो सब्स्टिट्यूट, कितने मोनो सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। सो पहले हम लोग स्ट्रक्चरल देखेंगे, एंड मेनी ऑफ द स्ट्रक्चरल कैन हैव व्हाट, stereoisomers also. So first we'll draw all the structural isomers and then we'll go into the detail. ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है स्ट्रक्चरल, कभी कभी पूछ सकता है आइसोमर, तो आइसोमर में स्ट्रक्चरल भी आएगा और स्टीरियो भी आएगा, समझ गए ना। सो अभी पहले बनाते हैं, हम लोग टोटल ही निकालेंगे, स्ट्रक्चर अलग निकाल के लेंगे, स्टीरियो अलग निकाल के लेंगे। अच्छा, इसमें टोटल डिफरेंट कितने बन सकते हैं। यहाँ, ठीक है, प्लस दो ही बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, इसमें कोई कायरल वायरल हो रहा है क्या, नहीं है, तो ये तो एक ही बनेगा। अच्छा, इसमें कोई कायरल हो रहा है, नहीं है, तो ये भी एक ही बनेगा, मतलब टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, दो। अब वो कायरल ऐसे ही मैंने बोल दिया, वो भी इतना इजी नहीं है, अभी थोड़ा सेकेंड एग्जांपल आएगा तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट रहेगा, ठीक है, सो ध्यान से देखना उसको। तो दो आइसोमर। पहले हमें स्ट्रक्चरल बताने हैं और फिर टोटल बताने हैं। ठीक है, बढ़े आगे। इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और इसी में दिक्कत आती है बच्चों को, और इस पे जेई में आ भी रखे हैं क्वेश्चंस, तो हो सकता है आपको आ जाए। ओके, इसमें पहले हम सारे स्ट्रक्चरल बनाएंगे, बताओ इसमें कितने स्ट्रक्चरल बन सकते हैं। ऐसे, यहाँ और यहाँ तो बात सेम ही है। ठीक है, दूसरा, ऐसे, प्लस तीसरा, ऐसे। ठीक है, डन। अब ध्यान से लॉजिक को समझेंगे। अगर सिर्फ पूछा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो आंसर क्या होता, चार होता। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि भाई इनमें कोई ऑप्टिकली कोई स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं क्या। ठीक है ना, तो इसमें ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं होगा, सिर्फ क्या चेक करना होगा, ऑप्टिकली चेक करना होगा। ज्योमेट्रिकल का तो कंडीशन ही नहीं है ना, ज्योमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशन है, डबल बॉन्ड, साइकिल, वैसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, so to check in each case whether any one of it is optically active। ठीक है। अच्छा, तो ए वाला क्या लग रहा है आपको, नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, दो एंगल से समझना है। पहला, जिस कार्बन पर एच हट के सी एल आया वो कायरल हो रहा है, इसमें हो रहा है क्या कायरल, नहीं हो, या फिर, तो ये अगर नहीं हो रहा है, और चेक करना बगल वाला कहीं कार्बन तो नहीं हो जा रहा कायरल। ठीक है, तो उसमें कौन सा कायरल हो जा रहा है,
ये वाला कायरल हो जा रहा है। समझ गए? अब ध्यान से लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझो, ध्यान से समझना। चलो, अभी कैसा है यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, मान लो कि, अच्छे से समझना, ठीक है। वी हैव एच। ओके, सो जो कार्बन कायरल होने वाला है मैंने उसको सेंटर ले लिया। ठीक है, समझ में आया ये? अच्छा, अब Cl हम लगा रहे हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ भी लग सकता है, और राइट नाउ दिस इज नॉट कायरल, सो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, बट ये वाला जो कंपाउंड बनाया हमने, वो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा के बनाया जा सकता है, और यहाँ से भी बनाया जा सकता है। इज दिस क्लियर? या, तो सपोज एक बार यहाँ से हटा के बना देते हैं और एक बार वहां से हटा के बना देते हैं, तो बताओ दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट आएंगे। कैसे? इस कार्बन पे आप देखोगे तो अगर यहाँ कन्फिग्रेशन आ रहेगा तो यहाँ कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये पलट गया ना। समझ में आया क्या? सो दैट दैट इज वाई। नहीं समझ में आया? आप फिशर बनाओगे तो उल्टा नहीं आएगा क्या? फिशर बनाओगे तो आएगा ना उल्टा, एक ही पलटेगा ना खाली। यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो अभी आपको कैसे दिखेगा? CH3 ऊपर, CH2Cl नीचे, H लेफ्ट में, और C2H5 राइट में, ऐसा दिखेगा। और इसे केस में देखोगे तो क्या दिखेगा? CH2Cl ऊपर, CH3 नीचे, H लेफ्ट में, और तो एक पलट गया तो R से S हो गया, दो पलट दोगे तो सेम ही रह जाएगा। समझ गए ना? सो एक पलटोगे कोई भी चीज, है ना, सो वो R से S होना ही है। तो अब मुझे नहीं पता ये R है कि S है, मैं बस बोल रहा हूँ, ये अगर R है तो ये S है, वो S है तो ये R है। पॉइंट इज दिस, ओके। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि A के कितने बन सकते हैं? दो बन सकते हैं। अब देखो, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं पढ़ाने के लिए ऐसे ही पढ़ा सकता था। क्या बोलता मैं आपको कि अच्छा बताओ इसमें कायरल कितने हैं? एक है कायरल, है ना, तो एक कायरल है तो कितने बनेंगे? दो। मैं आपको ऐसे ही बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने आपको बताया कि वो कायरल है तो कैसे दो लोग आ रहे हैं। सबको समझ में आया क्या? तो आपको ऐसे रटना नहीं है कि वो कायरल है तो ऐसे हो गया। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कैसे हमें अलग अलग लोग मिल रहे हैं, तब आप किसी क्वेश्चन को बना पाओगे। गॉट इट? सो ए के कितने बनेंगे? दो बनेंगे। डन। नाउ लेट अस गो फॉर बी। अच्छा, अब बी वाले में कोई कायरल हो रहा है क्या? तो फिर नहीं है कायरल तो फिर छोड़ दो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक भी कायरल नहीं है तो छोड़ दो, फिर तो एक ही बनेगा। ठीक है, सी। अच्छा, सी वाले में अच्छा कौन सा कायरल हो रहा है? जिसपे Cl लगा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सभी लोग लॉजिक को समझेंगे। देखो, सभी लोग यहाँ देखेंगे बोर्ड पे। अब देखो, जैसे वो जो कार्बन है ना, वो सी वाला, उसके साथ क्या क्या लगा हुआ है? CH, CH3 और CH3, एक ये है, ठीक है, दो H लगे हुए थे, और एक क्या था? CH था। अभी इसको सेंटर लिया मैंने, और हुआ क्या? H हट के क्या आ गया? Cl आ गया। ओके, नाउ जब रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन कैसे हुआ होगा? Cl का फ्री रेडिकल बना होगा, और उसने आगे क्या खींचा होगा? H खींचा होगा। तो इस कार्बन पे क्या बना होगा? फ्री रेडिकल बना होगा कि नहीं बना होगा? बना होगा फ्री रेडिकल। अच्छा, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बना, तो जो फ्री रेडिकल जब बनेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो उस समय पे जब ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो इसका सिचुएशन कैसे होगा? इसके पास एक H है, एक H है, एक यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH CH3 CH3 है। ठीक है, दिस इज वन ग्रुप, दिस इज वन ग्रुप, दिस इज वन ग्रुप। और इस पे एक जो है फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। और ये क्या है? ट्रायंगुलर प्लेन। अच्छा, और जब अब ये Cl लगता कैसे है? ये जाके Cl को पकड़ेगा। ऐसे ही होता है ना हमारे रिएक्शन में, ये फ्री रेडिकल जाके Cl को पकड़ता है। तो जब वो Cl को पकड़ेगा तो Cl को पकड़ते समय ये दोनों तरीके से पकड़ सकता है। कैसे? ऊपर से भी पकड़ सकता है Cl को, या फिर नीचे से भी ऐड कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस। तो इसका अगर वो ऊपर से पकड़ता है तो ये तीनों नीचे हो जाएंगे और Cl ऊपर हो जाएगा टेट्राहेड्रल में। अगर नीचे से Cl को पकड़ता है तो तीनों ऊपर हो जाएंगे और Cl नीचे हो जाएगा।
तो एक बार आर बनेगा तो एक बार, सबको समझ में आया क्या? यस, क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि सो ये इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। अगर ये sp2 नहीं होता तो फिर कैसे होता? फिर तो Cl, वो अगर ये sp3 होता सपोज, तो फ्री रेडिकल ऊपर की ओर होता, तो Cl पकड़ता तो एक ही कन्फिग्रेशन में लगता, दो कन्फिग्रेशन में कैसे लगता? समझ में आया? यस। ओके। सो अब आप समझ गए कि अगर किसी कार्बन पर लगने से फ्री रेडिकल हो रहा है तो उस पे आपको दो कन्फिग्रेशन मिलेंगे, आर और एस। ओके, सो हेयर ऑल्सो विल गेट टू। अच्छा, उसमें कोई कायरल हो रहा है? नहीं हो रहा, तो उसमें एक ही मिलेगा। ठीक है, सो टोटल आइसोमर्स। ओके, सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसी ने पूछे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं? चार। अच्छा, टोटल आइसोमर्स कितने हैं? छः। अच्छा। सो यहाँ पर जो काउंट है वो सिक्स का काउंट है। ठीक है, टोटल आइसोमर जो बोले जाएंगे छः का काउंट है। ओके, ना सपोज यहाँ पर एक फिजिकल मेथड लगाया जाए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनको सेपरेट करने के लिए, जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पड़ते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये लोग उड़ते जाते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कौन कौन सेपरेट हो जाएंगे? कौन सेपरेट होंगे? दोज हु हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोज हु हैव, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। करेक्ट? यस, क्योंकि डिस्टिल में हीट करते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले उड़ जाएंगे, फिर उसके बाद उड़ेंगे, ऐसे करके। तो इनमें से कौन कौन सेपरेट हो सकते हैं? अच्छा, ए के जो दो आइसोमर है वो सेपरेट हो सकते हैं आपस में? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो क्या है, इनैंशोमर्स हैं। यस। ये सी के भी जो दो आइसोमर है वो भी सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ठीक है, छह टोटल हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाए नंबर ऑफ सेपरेटेड, ये जेई में आया हुआ है, ठीक है, आईआईटी जेई में आया है, सबसे अच्छा क्वेश्चन। सेपरेटेड आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 4। तो ये नहीं सोचना ऊपर 6 लिखा है नीचे 4 क्यों लिख दिया। तो वो क्वेश्चन पूछने का उसका मोटिव ही यही है, वो चेक करना चाहता है कि उसको समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, सो दोज हु आर इन एंशोमर्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, या दे नीड स्पेशल मेथड्स। ठीक है, वेरी सिंपल मेथड, इसके थ्रू ये सेपरेट नहीं हो सकते। तो सभी को समझ में आया? मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए। इससे पहले वाले में क्या कराया था कि परसेंटेज निकालना है, इसमें क्या सीखा? नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, बस। ठीक है, ऐसे ही पीवाई क्यू में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस करना। मैंने आपको मेन लॉजिक सिखा दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, क्लोरीनेशन हो गया, नाउ विल गो फॉर ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन भी सेम ही है, बस रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एच इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। 3 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 1 डिग्री इज 1600 इज टू 82 इज टू 1। ठीक है, ये रेशो होता है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन का स्पीड कितने का है? 1600 का है। तो इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा जीतेगा, 3 डिग्री प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उसको 2 डिग्री कभी टक्कर नहीं दे पाएगा, चाहे उसका काउंट कितना भी हो, है ना। 7-8 भी हो गए तब भी वो टक्कर नहीं दे। अब कितना ही मतलब 16-20 होंगे तो टक्कर दे देंगे, 20 तक होंगे तो, लेकिन उतना कभी आएगा ही नहीं डिफरेंस। आया समझ में लॉजिक? ओके। तो आउट ऑफ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन विच वन इज मोर सेलेक्टिव? विच वन इज मोर सेलेक्टिव? ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव। ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव मतलब दिस गिव्स कि 3 डिग्री विल बी मेजर। क्लोरीनेशन में सब बनते हैं, 3 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 1 भी बनेगा। इसमें भी सब बनेगा, लेकिन इसमें 3 डिग्री बहुत ज्यादा बनेगा और 2 डिग्री कम बनेगा, और 1 डिग्री भी उससे बहुत कम बनेगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। सो ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव बट क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन, yeah, so this is very famous statement कि chlorine is more reactive than bromine,
बट ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीन। ठीक है, इसका ज़्यादा सेलेक्टिविटी है, लिख लेंगे हम लोग क्लास में एक। सो इसमें इसीलिए आप देखोगे कि एनसीईआरटी में एक जो क्वेश्चन दिया है मेजर और माइनर, उसने करके रिएक्शन दिया है, उसमें क्लोरीनेशन नहीं लिया है, क्या किया है, ब्रोमिनेशन किया है उसने। और ब्रोमिनेशन कर करके उसने इसको मेजर कर दिया है। कौन मेजर बनेगा? यहाँ इसमें तो 2 डिग्री वाला मेजर बन जाएगा। समझ गया ना? तो जब भी वो डायरेक्ट मेजर वेजर लिख रहा होगा ना, तो आपको देखोगे क्लोरीनेशन नहीं देगा, क्या देगा, ब्रोमिनेशन ही देगा, क्योंकि ब्रोमिनेशन में 3 2 1 वो आना ही है ना? यस। सो दिस विल बी मेजर, परसेंटेज निकाल सकते हो आप यहाँ भी, एंड दिस विल बी माइनर। ठीक है, सो ब्रोमिनेशन भी हो गया हमारा। नाउ विल गो फॉर फ्लोरिनेशन। ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन। ठीक है, तो हमारा ब्रोमिनेशन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन। ये भी खत्म हो जाएगा आज हमारा, तो कल हमारा अल्केन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा, फ्लोरिनेशन जो है, फ्लोरिनेशन, मान लो फ्लोरीन से हमने रिएक्शन कराया, तो इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है क्या फ्लोरिनेशन? हाँ, इसने कुछ नहीं लिखा है, इसने बस क्लोरिनेशन करके और ख़त्म कर दिया। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ फ्री रेडिकल है, ये प्लस प्लस लिख दिया इस। इसने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। ओके। ओके, ठीक है, फ्लोरिनेशन हमारा कहाँ पर है, कहाँ हम डिस्कस करते हैं फ्लोरिनेशन को? हेलो एल्केन चैप्टर में, कहाँ पे? कौन सा रिएक्शन आता है जिससे हम फ्लोरो एल्केन बनाते हैं? शॉर्ट्स रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या बनाते हैं, आयोडो। सो हम वो भी यहीं पे पढ़ लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहीं से कनेक्ट होके वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो फिर हमें वहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो फ्लोरिनेशन में क्या होता है, वी गेट मल्टी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सो विल गेट दिस ऑल्सो लेस। ओके, सो ये रिएक्शन किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होने लगता है। ठीक है, तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हम चाहते हैं, तो वो बनेगा ही नहीं इसमें, वो भी बनेगा और भी बन जाएंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ F2। वाई F2 इज मोर रिएक्टिव? क्योंकि इसका FF बॉन्ड बहुत वीक है।
तीन तीन लोन पेयर हैं और ये एफ बहुत छोटा है तो पास में है। इसलिए लोन पेयर में बहुत ज़्यादा क्या है, रिपल्शन है। ठीक है, सो इसका बॉन्ड वीक है, आसानी से टूट जाएगा। और फ्लोरीन होता भी है रिएक्टिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन वी गेट मिक्सचर ऑफ मल्टी फ्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स। नाउ हाउ टू गेट, हाउ टू गेट मोनोफ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, मोनोफ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। सो देर आर टू वेज टू गेट मोनोफ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, पहला, लेकिन मेथड वन इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए हम स्वॉर्ट्स रिएक्शन पे जाते हैं फिर। ठीक है, सो मेथड वन इज add inert gases like into helium etc with F2 to reduce its reactivity। तो अब क्या होगा कि जब सिर्फ फ्लोरीन ही था तो फ्लोरीन टकराया जा रहा है इससे, तो मल्टीपल तो होगा ही। लेकिन अब फ्लोरीन के साथ क्या हमने डाल दिया है, कुछ इनर्ट गैसेस डाल दिए। इनर्ट मीन जो लेस रिएक्टिव है ना, N2 इज वेरी लेस रिएक्टिव, तीन बॉन्ड होते हैं N और N में, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन, समझे। या हीलियम है, नोबल गैस है। तो ऐसे लोगों को डाल दिया तो क्या हुआ, क्या फायदा होगा। अब फ्लोरीन उतना उस पर अटैक नहीं, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के साथ वो गैस भी तो घूम रहे हैं ना। ऐसा है, तो जल्दी जल्दी नहीं टकराएगा अल्केन से, तो इसलिए रिएक्टिविटी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये मेथड उतना अच्छा नहीं है, इसमें भी हो सकता है मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट बेस्ट मेथड इज सेकेंड वन, शॉर्ट्स रिएक्शन। Schwartz reaction, it is a kind of, it is a kind of हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे CH3 इसका रिएक्शन X2 से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, क्योंकि ये अच्छे से होता है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो पहले वो कर लेते हैं। सो विल गेट CH3CH2X प्लस HX इस तरीके से। एंड देन लेट्स टेक एग्जांपल CH3CH2 Br है सपोज, Br या Cl दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर जनरल लिख देते हैं X। एंड वी रिएक्टेड विथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड AgF, और क्या दिया है उसने, Hg2F2, जो NCERT ने दिया है वो सब लिखते हैं, वैसे तो बहुत सारे फ्लोराइड्स हो सकते हैं। AsF3 CO F2, और क्या दिया है, हाँ, SbF3। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, Ag+F- है। नाउ हेलो एल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो F- आके इस पे अटैक करके इस X को बाहर कर देगा। सो हेयर वी हैव टू गिव हीट, क्या देना होता है, हीट, क्योंकि F- अटैक करके निकालना इतना आसान नहीं होता, यहाँ पे हीट देना पड़ता है। इस रिएक्शन में हीट देंगे
तब जाके हमें मिलेगा CH3CH2F प्लस AgX। इस तरीके से AgX से कराया तो उसी के हिसाब से नीचे वाले कराया वो F माइनस देंगे, ठीक है। सो दिस आर Schwarz रिएक्शन, सो दिस इज द बेस्ट मेथड। इट्स अ काइंड ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। पहले हम क्लोरीन या ब्रोमीन ले आए और फिर हमने उसको रिमूव करके सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। सो कंटिन्यूएशन में याद रखना है, इसी में कनेक्शन में याद हो जाएगा। हमने कैसे स्टार्ट किया रिएक्शन को, हेलोजिनेशन, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। पहले डिस्कस किया किसको, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, एंड देन वी आर डिस्कसिंग नाउ फ्लोरीनेशन, एंड नाउ विल डिस्कस आयोडीनेशन। सो फ्लोरीनेशन करना मुश्किल है, वो सब प्रॉब्लम देखा और बेस्ट मेथड पे आ गए, शॉर्ट रिएक्शन। सो नाउ विल गो फॉर आयोडीनेशन, ठीक है, आयोडीनेशन पे जाएंगे। नहीं लिखा आपने, टिको लिखो जल्दी। ऐसे आप लोगों को PDF आता है ना, आप लोग तो सेव करते हो ना, नहीं आते करते, आप लोग करते थे ना। आ, करते हो ना, आता है PDF, बोल देना सर को भेजेंगे। हाँ, ठीक है। नाउ डी, आयोडीनेशन। ऐसे बेस्ट है आप क्लास में लिखो तो उससे कंसंट्रेशन बना रहता है, नहीं तो माइंड खाली इधर उधर घूमता रहेगा। CH4 प्लस I2। now this reaction becomes reversible, we get CH3I प्लस HI। ठीक है, देखो इस रिएक्शन में अगर इफ यू टॉक अबाउट फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल क्यों हो गया रिएक्शन, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। सो ज़्यादा रिएक्शन जा ही नहीं रहा। 100 मॉलिक्यूल के स्टार्ट किया तो 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ और इक्विलिब्रियम में आ गया, तो ज़्यादा CH3I फॉर्म हुआ ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन। हेयर आयोडीन इज इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। हेयर आयोडीन इज इन, आयोडीन का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन आपको कंपाउंड नहीं एटम का बताना है। तो यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 माइनस, हाँ, सो कार्बन इज इन -4 ऑक्सीडेशन स्टेट हेयर। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट CH3I, सो +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1, so ये कितना हो गया, हाँ, -2, कितना आया, है ना। अरे -1 +1 भी तो है ना एक, तो ये -2 हो गया, सो -4 से कहाँ गया ये, सो कार्बन का यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, समझ गए। तो फॉर इफ यू टॉक अबाउट फॉरवर्ड रिएक्शन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड आयोडीन इज गेटिंग reduce। अच्छा, in the backward reaction iodine is getting oxidized, so can we say that HI is a reducing agent, because इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। सो HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कहाँ पढ़ते हैं HI, कहाँ हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है HI, किस रिएक्शन में आता है HI, बायोमोलिक्यूल्स में आता है। जब हम ग्लूकोज का टेस्ट कर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ढूंढते हैं तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और हम लिखते हैं HI के साथ हीट करते हैं तो N हेक्सेन बनता है वहाँ पे। सो HI इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके भी और डिटेल्स हैं लेकिन NCERT में हमारा एक ही जगह आता है वही रिएक्शन, ठीक है। सो HI इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट और उसकी वजह से रिएक्शन पीछे जाने लगता है, ठीक है, इट बिकम्स रिवर्सिबल। सो देयर आर टू रीजंस, फर्स्ट इज आयोडीन का रिएक्टिविटी भी कम है और HI इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, ठीक है। तो इसकी वजह से रिएक्शन ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस, बिकॉज रिएक्शन को कंप्लीशन तक लेके जाना है, आगे लेके जाना है, तभी तो ये बनेगा ना CH3I। तो कैसे बनेगा, कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, सो विल अप्लाई लीच एटलिस प्रिंसिपल, है ना। आइनी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा आपने, या सो इफ यू रिमूव HI, इफ यू रिमूव देन रिएक्शन विल गो इन फॉर डायरेक्शन, ठीक है। सो सिंस HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद क्या है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है,
तो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज होने होता है ना खुद। तो सामने कौन चाहिए रिएक्ट करने को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, कौन चाहिए, जो उसको क्या कर दे। अरे नहीं, उसको ऑक्सीडाइज करेगा ना। एच आई इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एच आई क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो सामने कौन चाहिए एच आई के, उसको एच आई के साथ रिएक्ट करने को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, जो उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो एच आई से रिएक्ट करेगा, तो एच आई इज रिड्यूसिंग एजेंट ना, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। समझ में आया। हाँ ओके। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग नोट में, फर्स्ट, ड्यू टू लेस reactivity of I2 and HI being a good reducing agent, this reaction becomes reversible and we do not get Ri in good amount. Okay. And we want to get more Ri. Method 1. We add oxidizing agents like HNO3 और HiO3। पता नहीं ये एनसीईआरटी में पहले था शायद, ये पैराग्राफ हटा दिया है क्या, पुरानी एनसीईआरटी में था ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी। HNO3 और HiO3 which oxidizes Hi to I2 and thus removes it from reaction, shifting equilibrium in forward direction। तो I2 बनेगा तो और अच्छा है, I2 और बनेगा तो रिएक्टेंट में बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ बढ़ेगा आगे। ओके, सो दिस इज वन सॉल्यूशन, बट इससे भी अच्छा मेथड है। अच्छा, वो जो स्वॉर्ट्स रिएक्शन था वो कौन से मैकेनिज्म से हुआ, SN2 मैकेनिज्म है ना, आगे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ रखा है आपने, याद होगा आपको। मेथड 2, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ iodoalkane is Finkelstein reaction। ठीक है, सो अगेन फिंकलस्टीन रिएक्शन इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे हम। Also an example of halogen exchange reaction।
ठीक है। कैसे बनाते हैं हम, किस सॉल्वेंट में करते हैं वाला रिएक्शन? ड्राई एसीटोन में। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी जेई में आ रखा है क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं, X2 जैसे हमने फिंगलस्टीन में वो शॉर्ट्स में किया था उसी तरीके से, CH3 CH2, यहाँ सनलाइट देना होगा, तब X बनेगा प्लस HX, जहाँ पर X कौन है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। और फिर हम इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2, इफ वी हैव सपोज X ही ले लेते हैं, वी रिएक्टेड विथ सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। अब ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं वो भी समझेंगे हम। ड्राई एसीटोन एंड हेयर Na प्लस आई माइनस, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव। आई माइनस आएगा, सी पे अटैक करेगा और एक्स माइनस बाहर हो जाएगा, एंड विल गेट CH3 CH2I प्लस NaX। ठीक है। और NaX जो होता है वो कम सॉल्युबल होता है और वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। Acetone is a polar aprotic solvent. In this solvent, NaBr and NaCl being more ionic और लेस soluble। देखो ये भी पोलर है, मानते हैं, लेकिन इसमें ना मिथाइल ग्रुप भी हैं, दो नॉन पोलर पार्ट भी बड़ा पार्ट है, समझ गए। CH3 भी है इसमें। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। ठीक है। तो अभी क्या ना, पानी क्यों नहीं लिया है, क्योंकि पानी में क्या होगा, NaI भी डिजॉल्व हो जाएगा, NaCl भी डिजॉल्व हो जाएगा और NaBr भी डिजॉल्व होगा। ठीक है। अब आपने फजांस रूल में पढ़ा होगा, NaCl NaBr और NaI, इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, NaCl। क्योंकि कटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है ना। तो इन तीनों में ये सबसे ज़्यादा, ये दोनों ज़्यादा आयनिक है और ये थोड़ा सा कम आयनिक है, मतलब कम पोलर हो गया। तो NaI ठीक ठाक घुल जाता है किसमें, एसीटोन में। ड्राई इसलिए लिया, पानी नहीं लिया है, पानी में सब घुल जाएंगे। तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लॉजिक है। ये नाउ दिस इज ऑल्सो SN2 मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि NaBr और NaI जो प्रोडक्ट में बन रहे हैं वो ज़्यादा आयनिक हैं, तो वो लोग आर लेस सॉल्युबल, सॉल्युबल इन एसीटोन, एंड देयर फोर गेट प्रेसिपिटेटेड, गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है। शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, शिफ्टिंग। अब ये क्या होता है, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होने लगता है, क्या होने लगता है, रिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, तो ये भी यहाँ पे अटैक करके एक्स माइनस हो जा सकता है, बाहर करके पीछे ला सकता है। तो एसीटोन में इसलिए कराते हैं कि वो दोनों एकदम ही क्या कर जाते हैं, प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन से बाहर हो जाएंगे। सो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ डूइंग दिस रिएक्शन इन ड्राई एसीटोन। पानी में कराएंगे तो सब घुल जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ RI, लाइक दैट। ठीक है, इसलिए इसमें सिंगल एरो बनाया रहता है, अदरवाइज दिस ऑल्सो रिवर्सल रिएक्शन। ठीक है। डन, सो वी हैव कंप्लीटेड हेलोजिनेशन। ठीक है। सो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंबशन, हमेशा ये सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, सारे रिएक्शन कल हमारा अल्केन खत्म हो जाएगा। सो आज क्या है, वेडनेसडे, आज ट्यूसडे है ना। हाँ ठीक है, सो वेडनेसडे कल हमारा ये भी खत्म हो जाएगा।
और फिर हम लोग अल्कीन से स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। उसमें थोड़ा मैकेनिज्म्स पहले पढ़ने पड़ेंगे, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना, कल मैं आपको बताता हूँ, होमवर्क देता हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, ये सब मिक्स क्वेश्चंस होंगे, अभी नहीं बनेंगे ना, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स कल रिवाइज करके आओ, हम लोग कल आगे बढ़ते हैं, ठीक। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।